हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है फार्मेसी इंडिया में। आज की इस एमपी फार्मासिस्ट की क्लास में हम 25 एमसीक्यूज़ लेने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आप गैस कर सकते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आप फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में ले रही हूँ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए, और अब तक उन लोगों ने अगर फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस यहाँ पर ही चलती है। और अगर आपने विजिट नहीं किया है अब तक pharmacyindia.co.in को, तो विजिट करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं, क्विज मिलती हैं, जॉब अपडेट्स मिलती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलती है, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स मिलते हैं और कॉलेज की डिटेल्स मिलती है। तो जाइए, चेक कीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और अगर अब तक व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके का जॉब से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेशन होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर ही मिलती है। तो इन चैनल्स को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, सेशन की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और देखते हैं कौन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट करता है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप मेरे क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद कमेंट करके बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक is preferred in patients with limited hepatic function। नीचे दिया गया कौन सा ऐसा हिप्नोटिक है जिसको प्रिफर्ड किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनको हिपैटिक फंक्शन की थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। फर्स्ट ऑप्शन है ज़ोल्पिडेम, दूसरा ऑप्शन है पेंटोबार्बिटोल, तीसरा ऑप्शन है फ्लूराजिपाम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए बताएं जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप लोग सही हैं तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, ज़ोल्पिडेम। तो ज़ोल्पिडेम जो है वो हमारी क्या है, ऐसी हिप्नोटिक है जिनको उन पेशेंट्स में दिया जाता है, उन पेशेंट्स में प्रेफर किया जाता है जिनको हिपैटिक फंक्शन के लिए लिमिटेशन है, ठीक है, जिनका हिपैटिक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और हिप्नोटिक ड्रग्स क्या है, जो स्लीप इंड्यूस करती हैं, तो स्लीप इंड्यूस करने के लिए मदद करती है ज़ोल्पिडेम, और ये शॉर्ट एक्टिंग नॉन बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी को बिलोंग करती है हिप्नोटिक्स की, ठीक है। तो हिपैटिक इम्पेयरमेंट है, हिपैटिक सही से काम नहीं कर रहा है। हिपैटिक का मतलब है लीवर अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, एंड ज़ोल्पिडेम हम देंगे क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक है, ठीक है, जिसका जो लीवर में जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कम है, इसी वजह से लीवर में ड्रग जा ही नहीं रही है, तो लीवर को ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका नहीं होगा। और यहाँ पर आपको रेफरेंस भी मिल रहा है, देखिए कि आपको कहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, ठीक है, तो आप देखिएगा ज़रूर रेफरेंस को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट। जो हिप्नोटिक ड्रग्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट साइकोसिस, दूसरा स्लीप डिसऑर्डर्स, तीसरा बोथ ए एंड बी, या फिर डी पेंटोबार्बिटल। जल्दी से गेस करके इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हिप्नोटिक ड्रग्स को यूज किया जाता है जी, इसका आंसर बिल्कुल सही है, स्लीप डिसऑर्डर। देखो, 2 टाइप की ड्रग्स होती हैं, सिडेटिव और दूसरा हिप्नोटिक्स, ठीक है। सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग दोनों की दोनों कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है मतलब शांत करती है हमारी बॉडी को, हमारे नमनेस कॉज करती है, हमारी क्वाइटिंग इफेक्ट कॉज करती है, शांत करती है। लेकिन एक में स्लीप इंड्यूस होती है और दूसरे में स्लीप इंड्यूस नहीं होती है। सिडेशन में स्लीप इंड्यूस नहीं होती है, ठीक है, हिप्नोटिक्स में स्लीप इंड्यूस होती है। तो हिप्नोटिक ड्रग्स जो कि स्लीप इंड्यूस करती है तो स्लीप डिसऑर्डर में यूज़ की जाएगी। जैसे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो स्लीप डिसऑर्डर्स अगर हैं तो हिप्नोटिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्लोरफेनिरामीन इज। अब बताना है जो क्लोरफेनिरामीन ड्रग है वो क्या है, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है, या फिर बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मुझे, और अगर आप बिल्कुल सही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका आंसर है ए ऑप्शन, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर।
क्लोरफिनाइरामीन जो है वो हिस्टामीन को ब्लॉक करती है। कहीं भी अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, हिस्टामीन रिलीज होने की वजह से एलर्जी कॉज हो रही है, ठीक है, तो वो जो एलर्जी है उसको कम करती है क्लोरफिनाइरामीन, क्योंकि ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। H1 रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो जो एलर्जिक कंडीशन है वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो क्लोरफिनाइरामीन जो ड्रग है H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और यूज़ किया जाता है एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि राइनाइटिस है, अर्टिकेरिया है, ठीक है। इन कंडीशन को, मान लो हम एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं और एनवायरमेंट बहुत ऑल्टर है, बहुत अलग है, तो क्या होता है, बहुत स्नीजिंग होती है, जुकाम, खांसी, इस तरीके के रैशेस हो जाते हैं। तो अर्टिकेरिया मतलब स्किन में रैश हो गया है, राइनाइटिस मतलब लगातार जो है नाक बह रही है। तो क्लोरफिनाइरामीन ड्रग एज अ H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दी जाती है ताकि वो इस एलर्जी कंडीशन को ट्रीट कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सैल्मिटिरोल एंड फॉर्मिटिरोल आर, ये जो चारों ड्रग्स हमने लिखी हैं ऊपर, फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टिव बीटा 1 स्टिमुलेंट्स है, दूसरा ऑप्शन सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट है, तीसरा ऑप्शन सेलेक्टिव अल्फा 1 स्टिमुलेंट्स की तरह काम करता है या फिर सेलेक्टिव अल्फा 2 स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। चलिए, अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है तो बधाई हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बीटा 2 स्टिमुलेंट्स। बीटा 2 मतलब ये बीटा 2 रिसेप्टर को ड्रग बाइंड करती है, सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है और ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करती है हमारी सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट्स। और ये सारे ऑप्शन जो हैं हमारे सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट्स ड्रग के हैं, ठीक है। अक्सर एस्थमा में, COPD में इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। वहीं अगर दूसरी कैटेगरी को बात करें, ठीक है, वो हमारी ब्रोंकोडाइलेशन कॉज नहीं कर रही हैं, ठीक है। और बात करें अगर इन सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट की ड्रग की, तो ये ड्रग्स लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रोपेनोलॉल आर करेक्ट एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो नीचे दिए गए ये सारे ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें प्रोपेनोलॉल जो बताया गया है प्रोपेनोल के बारे में वो बिल्कुल सही बताया गया है, सिवाय एक ऑप्शन है जो गलत है। तो बताना मुझे इसमें से फटाफट से आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इन एंजाइना पेशेंट इट इम्प्रूव्स ऑक्सीजन सप्लाई ऑब्लिक डिमांड स्टेटस। दूसरा ऑप्शन है, प्रोपेनोलॉल सप्रेसेस एंजाइटी इन शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तीसरा है, प्रोपेनोलॉल इज एन पोटेंट अ लोकल एनेस्थेटिक एज लिडोकेन। या फिर फोर्थ, इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो देखो, प्रोपेनोलॉल हमारी क्या है, लिपोफिलिक ड्रग है, ठीक है। तो लिपोफिलिक ड्रग है, तो लिपोफिलिक ड्रग क्या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि कैन नॉट क्रॉस, बल्कि प्रोपेनोलॉल लिपोफिलिक ड्रग होने के वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत है। लेकिन 5th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। प्रोपेनोलॉल हमारा ऑक्सीजन की डिमांड को भी करेक्ट करता है, ठीक है। हल्की फुल्की अगर एंजाइटी है तो इसको ट्रीट करता है। और प्रोपेनोलॉल हमारा पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करता है, जैसे हमारा लिडोकेन करता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी है, इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है ड्यू टू इट्स लिपोफिलिक नेचर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिल्टियाज़िम पूछा गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग डिल्टियाज़िम, फर्स्ट ऑप्शन फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर है, दूसरा ब्लॉकेज ऑफ कैल्शियम चैनल है, तीसरा अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, या फिर डी बीटा 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। चलिए फटाक से इसका आंसर दें, क्योंकि डिल्टियाज़िम किस में आता हमारा, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं ड्रग्स। तो ये 6th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ब्लॉकेज कैल्शियम चैनल। फॉस्फोडाइस्टेरेज को इनहिबिट नहीं करते हैं, अल्फा रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी नहीं है, बीटा 1 रिसेप्टर को भी एंटागनाइज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो कैल्शियम चैनल हैं, कैल्शियम चैनल से जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है
और कैल्शियम जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं उन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं डिल्टियाज्म, और बीपी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बीपी बढ़ना किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं डिल्टियाज्म, हार्ट रेट को, बीपी को, एंजाइना को ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद एसी इनहिबिटर यूज। एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, जो कि एसी इनहिबिटर के यूज से होता है। फर्स्ट प्रोटीनूरिया, दूसरा एंजियोएडिमा, तीसरा ड्राई कफ, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। और अगर इसका क्वेश्चन का आंसर सही बताया तो समझ जाओ तुम बहुत होशियार हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। इसका है ऑल ऑफ द अबव। प्रोटीनूरिया भी होता है, एंजियोएडिमा भी होता है, ड्राई कफ भी होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। एडवर्स इफेक्ट एसीई इनहिबिटर, ठीक है, उसमें क्या होता है, ड्राई कफ भी हो रहा है, एंजियोएडिमा भी हो रहा है। कहने का मतलब जो स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो भी होगा, प्रोटीनूरिया भी होगा। कहने का मतलब यूरिन में जो प्रोटीन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, और ड्राई कफ जैसी कंडीशन भी होती है ड्यू टू ब्रेडिकाइनिन एक्युमुलेशन। तो ये सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट हमें दिखते हैं एसी इनहिबिटर में, जैसे कि कैप्टोप्रिल है, इनालाप्रिल है, ये सब ड्रग हमारी क्या है, एसी इनहिबिटर्स हैं। और ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, केडी त्रिपाठी के 528 पेज से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मेक्सिलेटिन इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लास ऑफ एंटीएरिथमिक ड्रग। जो मेक्सिलेटिन है वो मेंबर है एंटीएरिथमिक ड्रग्स की क्लास का। तो क्या करती है, फर्स्ट सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, दूसरा पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, तीसरा क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करती है, या फिर डी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। तो अगर क्लासिफिकेशन याद होगा एंटीएरिथमिक का तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, जिसका आंसर है हमारा एक सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो मेक्सिलेटिन जो ड्रग है वो क्या करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। क्यों, क्योंकि जब सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो इसकी वजह से जो कंडक्शन स्टार्ट होना है वो कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, और जो पीछे से जो रिदम आ रही है उसको टाइम मिलेगा मेंटेन होने के लिए। तो मेक्सिलेटिन मेंबर है एंटीएरिथमिक क्लास को बिलोंग करती है और सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, और मेक्सिलेटिन क्लास 1B एंटीएरिथमिक ड्रग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन इज कॉमनली नोन एज। ये मैंने बहुत बार बताया है लेकिन शायद इस क्लास में नहीं बताया होगा। जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से इसका आंसर सुनिएगा, और जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 5HT इज कॉमनली नोन एज सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों ने गैस कर लिया है और बिल्कुल सही किया होगा, आई होप सो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को हम क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन भी बोलते हैं, और इसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, खुश रहने के लिए सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूख के लिए, नींद के लिए, ठीक है, आपको अवेक रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए सेरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि 5HT जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे ब्रेन से ये केमिकल रिलीज हो रहा है जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ हिस्टामिन एगोनिस्ट। इनमें से एक जो है वो हिस्टामिन एगोनिस्ट है और वो एक्ट करता है स्पेसिफिकली H3 रिसेप्टर को एंटागनाइज करता है। ठीक है, हिस्टामिन रिसेप्टर को एगोनिस्ट की तरह काम करता है लेकिन H3 रिसेप्टर के लिए एंटागनिस्ट है। फर्स्ट इम्प्रोमाइडिन, दूसरा बीटाजोल, तीसरा मेथिमेपिप, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए, हो सकता है आपको इसका आंसर ना पता हो, कोई बात नहीं, इसका आंसर है सी, मेथिमेपिप। ठीक है, तो मेथिमेपिप ऐसे हिस्टामिन एगोनिस्ट है जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे बाइंड तो होंगे, लेकिन जो H3 रिसेप्टर्स है, जो हिस्टामिन में भी H1, H2, H3 जो रिसेप्टर्स हैं, उन H3 रिसेप्टर के अगेंस्ट ये काम करता है। ठीक है,
और हमारे CNS के थ्रू हिस्टामिन के रिलीज को रोकता है, ताकि जो एलर्जिक कंडीशन होने वाली है वो आगे फॉरवर्ड ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, which one of these is an example of first generation H1 antagonist? नीचे दिया गए में से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि फर्स्ट जनरेशन H1 का एंटागनिस्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्रिवेस्टिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोमिथाजीन, तीसरा ऑप्शन है सिट्राजीन, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। गैस कर लिया? तो चलो ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, प्रोमिथाजीन। प्रोमिथाजीन हमारा फर्स्ट जनरेशन का H1 एंटागनिस्ट है। वहीं अगर हम एक्रिवास्टिन की बात करें या फिर सिट्राजीन की बात करें तो ये सेकेंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसका कम से कम इफेक्ट हमें दिखता है CNS पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। डैश एंड एक्सोजीनियस PGF2 अल्फा, इनमें से कोई डैश एक आएगा, ठीक है, जो कि एक्सोजीनियस PGF2 अल्फा इज यूज, जो कि यूज किया जाता है फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है, रोकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेगनेंसी स्टेज के इररिस्पेक्टिव वे में। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्सोजीनियस PGF2 अल्फा है जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एलप्रोस्टाडिल, दूसरा है जेमिप्रोस्ट, तीसरा है डिनोप्रोस्ट, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो नहीं है, इन तीनों में से बताइए। तो ठीक है, इसका आंसर है डिनोप्रोस्ट। जो डिनोप्रोस्ट ड्रग है वो हमारी क्या है? एक्सोजीनियस PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन को बिलोंग करती है, ठीक है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो PGF2 अल्फा है, जो ड्रग है डिनोप्रोस्ट, ये ड्रग क्या करती है? यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो भी कंटेंट अंदर होता है, ठीक है, फीटस के अंदर जो भी कंटेंट अंदर है वो बाहर आता है। जिस टाइम पे लेबर पेन हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है लेबर पेन, उस टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि पेन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, या फिर जिस टाइम एबॉर्शन की कंडीशन में भी यही होता है, जो कंटेंट अंदर जो है उसको बाहर निकालना है, तो यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एंड दैट इज, यहाँ पर पूछा गया है, इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेगनेंसी स्टेज, दैट इज डिनोप्रोस्ट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिन। कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट पूछा गया है एंटी कैंसर मेडिकेशंस का या मेडिसिन का। क्या होगा? नोजिया वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, हेयर लॉस होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट एंटी कैंसर मेडिसिन का क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये देखकर तो बहुत खुश हो गए होंगे आप, मुझे लगता है, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग बहुत कॉमन है एंटी कैंसर में, डायरिया इज मोस्ट कॉमन, एंड हेयर लॉस ऑल्सो द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट इन एंटी कैंसर ड्यूरिंग एंटी कैंसर मेडिसिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे साइड इफेक्ट्स हैं एंटी कैंसर ड्रग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following cytotoxic drug used in chemotherapy is an anti-metabolite? नीचे दिया गए कौन सा साइटोटॉक्सिक ड्रग है जिसको यूज किया जाता है एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेपी के एज अ एंटी मेटाबोलाइट में, ठीक है, कीमोथेरेपी में एज अ एंटी मेटाबोलाइट। फर्स्ट आइफोस्फामाइड, दूसरा मैक्लोरिथामाइन, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी मीथोट्रेक्सेट। तो कौन सा ऐसा साइटोटॉक्सिक ड्रग है जिसको यूज किया जाता है कीमोथेरेपी में एज अ एंटी मेटाबोलाइट? तो आपका आंसर अगर मीथोट्रेक्सेट है तो बिल्कुल सही है। मीथोट्रेक्सेट हमारा क्या है? इम्यून सप्रेसेंट ड्रग है जो कि एज अ एंटी मेटाबोलाइट काम करती है कीमोथेरेपी में। जो सेल फर्दर डिवाइड हो रहे हैं उसको रिड्यूस करती है, क्योंकि ये इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, और जब डाईहाइड्रोफोलेट
रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट होता है, तो इसकी वजह से जो इससे बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, DHFA बन रहा है, ठीक है, DHFA मतलब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो बनता है, और फर्दर आगे टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड THFA में कन्वर्ट करता है। इसकी वजह से DNA सिंथेसिस हो रही है। तो ये मीथोट्रेक्सेट क्या करता है, इस DHFA को THFA में कन्वर्ट होने से रोकता है, ताकि आगे फर्दर DNA सिंथेसिस नहीं होती है। तो जो सेल डिवाइड हो रहे हैं वो सेल डिवाइड आगे नहीं होगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी कीमोथेरेपी में, ध्यान रखिएगा। आगे ड्रग अगर आइफॉस्फामाइड या फिर मैक्लोरथामाइड की बात करें तो ये क्या हमारे एल्काइलेटिक एजेंट है, ना कि एंटी मेटाबोलाइट एजेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। कौन सा नीचे दिया गया जिसको यूज किया जाता है एट्रोपिन के एंटीडोट में, फाइसोस्टिग्मिन, प्रोपेंथिलीन, A&B या फिर ऑक्सीफिनोनियम। चलिए बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है 15 का A, फाइसोस्टिग्मीन। अगर आपको याद होगा क्लास में भी पढ़ाया गया था, एट्रोपिन का एंटीडोट जो है वो हमारा फाइसोस्टिग्मीन है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंटी कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। फाइसोस्टिग्मीन क्या करता है, रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि जब ये एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिट होगा, और ये जो एंजाइम है, ध्यान रखिएगा, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन में, ठीक है। और हमें किसका एक्शन चाहिए, हमें एट्रोपिन के एक्शन को कम करना है। अगर एट्रोपिन ध्यान रखिएगा, एट्रोपिन हमारे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है। तो अगर हम इसके एक्शन को रोकना है तो इसके एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बढ़ाना होगा। इसलिए एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन मस्कैरिनिक और निकोटिनिक दो रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। सेम एसिटाइलकोलिन भी मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे ही बाइंड होते हैं। अब फाइसोस्टिग्मिन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देता है, एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ इट्स ब्रेकडाउन। इनहिबिट करता है इसके ब्रेकडाउन को, कौन, एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज, ठीक है। जिसकी वजह से जो एट्रोपिन बाइंड होगा, अब वो एट्रोपिन बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या बाइंड हो चुका है, एसिटाइलकोलिन बाइंड हो चुका है। इससे हमें एसिटाइलकोलिन का लेवल रिसेप्टर साइड पे ज़्यादा मिल जाता है, इंक्रीज करता है एसिटाइलकोलिन का लेवल, और ये काउंटरैक्ट करता है, इनहिबिट करता है एट्रोपिन के एक्शन को। तो देखिए, जो लोग MP फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अलग फर्दर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फार्मेसी इंडिया की तरफ से बुक पब्लिश हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट्स आपके जो भी लेटेस्ट सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर इस बुक में सारे मेंशन किए गए हैं। मिशन फार्मासिस्ट की बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। दोनों बुक हमारी MCQ की बुक हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे MCQs जनरेट होते हैं आपके दिमाग में। तो ये बुक आपको रिकमेंड की जा रही है फार्मेसी इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। इसलिए आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, दोनों बुक अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज एसोसिएटेड विद, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एसोसिएट करता है फर्स्ट इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, दूसरा ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका आंसर तो बिल्कुल बहुत आसान है और सबने एकदम सही दिया होगा, आई थिंक सो। तो चलिए, इसका आंसर है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम देखते हैं किसके थ्रू, लीवर के थ्रू। तो लीवर में ड्रग कब जाती है, जब ओरल रूट से कोई ड्रग ली जाएगी। जब ओरल रूट से कोई ड्रग जा रही है तो ओरल रूट से ड्रग कहाँ जा रही है, हमारे लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के लिए। तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, क्योंकि लीवर के बाद वो ब्लड में पहुंचेगी, तो लीवर के थ्रू वो मेटाबोलाइज तो होनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, हिपैरिन कैन बी गिवन बाय, जो हिपैरिन है उसको दिया जा सकता है फर्स्ट ओरल रूट से केवल,
सबलिंगुअल रूट से केवल, पेरेंटरल रूट से केवल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हेपेरिन को दिया जा सकता है ओनली पेरेंटरल रूट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियसली ही इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। हेपेरिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है ओरली, सबलिंगुअली, ठीक है, इसलिए उसको हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंटरल रूट से ही यूज़ करते हैं। और क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होने की वजह से इसकी जो पोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसलिए एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है सबलिंगुअली और ओरली, इस वजह से इसको पेरेंटरल रूट से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ ब्लड मेकिंग इज नोन एज, प्रोसेस पूछा जा रहा है ब्लड मेकिंग का, क्या बोला जाता है? हेमेटोपोइसिस बोला जाता है, होम्योस्टेसिस बोला जाता है, हीमोलाइसिस बोला जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए, इसका आंसर 18 का है ए, हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस वो प्रोसेस है जिस टाइम आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है कार्टिलेजेस में, ठीक है, लीवर के थ्रू, बोन मैरो के थ्रू, तो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, हेमेटोपोइसिस हो रही है, और ये ब्लड के फॉर्मेशन को बोला जाता है। हीमोस्टेसिस क्या है? जब थर्मल, हमारे बॉडी का जो थर्मल है, ठीक है, उसको बोला जाता है। और हीमोलाइसिस किसे बोला जाता है? जो रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस आर। अब पूछा जा रहा है ऑर्गन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं हेमेटोपोइसिस में के प्रोसेस में, कह सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन बोन मैरो, हार्ट एंड लीवर, तीसरा बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर, तीसरा बोन मैरो, स्प्लीन एंड हार्ट, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। अभी मैंने बताया था आपको, जस्ट अभी बताया है एक क्वेश्चन पहले, तो इसका आंसर बिल्कुल सही बताइएगा। 19 का आंसर है सेकंड, बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर, ठीक है। तो ऑर्गन जो कि ब्लड को फॉर्म करते हैं दैट इज बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर। बोन मैरो क्या कर रहा है? हमारा हीमेटोपोइसिस कॉज करता है, और ये प्राइमरी साइट है जब बोन मैरो में आरबीसीज बनना, ब्लड बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। और स्प्लीन और लीवर उनके आगे फर्दर उनका रोल करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं, ठीक है, और अलग अलग कंडीशन को मेंटेन करते हैं ताकि ब्लड इजीली फॉर्म हो सके। क्वेश्चन नंबर 20, डैश टेक्स पार्ट इन ब्लड कोगुलेशन। जो नीचे दिया गया है उनमें से कोई एक ऐसा है जो कि पार्टिसिपेट करता है ब्लड के कोगुलेशन रिएक्शन में, एंड इज इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेजेस, और हेमरेजेस के ट्रीटमेंट में इसको इंडिकेट किया जाता है। फर्स्ट विटामिन B12, दूसरा फॉलिक एसिड, तीसरा विटामिन K, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो 20 का क्वेश्चन का आंसर है विटामिन K। तो विटामिन K का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड कोगुलेशन में, जैसे कि आप पढ़ते हैं, आपको ध्यान भी होगा, जिसको हेमरेज की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और विटामिन K हमारा क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। विटामिन B12 क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, इनमें से कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। विटामिन K क्लॉटिंग फैक्टर है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 2 हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर 7 हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजेन बनने के लिए, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन्स बनने के लिए, या फिर कह सकते हो विटामिन K लास्ट फर्दर क्लॉट बना रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बॉडी में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, होती है, और हेमरेज के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज अ वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन K। इनमें से नीचे दिया गया कौन सा है जो कि वाटर सॉल्युबल है और सिंथेटिक एनालॉग है विटामिन K का? फाइटोनाडायोन है, मेनाडायोन सोडियम बाइसल्फाइड है, मेनाक्विन है, या फिर मेनाडायोन सोडियम डाइफॉस्फेट है। चलो मैं आपको 50-50 दे देती हूँ, या तो बी है मेनाडायोन सोडियम बाइसल्फेट, या फिर मेनाडायोन सोडियम डाइफॉस्फेट। चलो बताओ, अब तो बता दो।
क्वेश्चन नंबर 21 का है बी मेनाडायोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो अगर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है तो बधाई हो। और मेनाडायोन सोडियम बाइसल्फाइड क्या है? विटामिन के का एनालॉग है। इसका मतलब क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल रखता है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये जो मेनाडायोन सोडियम बाइसल्फाइड है ये वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक एनालॉग है विटामिन के का, जिसको हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया में यूज किया जाता है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया मतलब हाइपो मतलब कम और प्रोथ्रोम्बिनीमिया जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन है अगर उसकी लेवल कम हो चुकी है तो इस विटामिन के को यूज किया जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल एनालॉग, जो कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 22, कैप्टोप्रिल इज क्या? कैप्टोप्रिल क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डायूरेटिक्स है, एसी इनहिबिटर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो चलिए जल्दी से बताएं, कैप्टोप्रिल हमारा क्या है? एसी इनहिबिटर है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है एसी इनहिबिटर। तो कैप्टोप्रिल हमारा एसी इनहिबिटर है। कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, ठीक है, मिसिनोप्रिल, ये सब जो ड्रग है ये हमारी एसी इनहिबिटर हैं। तो एसी इनहिबिटर का काम क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करना, ताकि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट के बाद एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट हो रहा है वो ना हो सके, और इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो एल्डोस्टेरॉन बन रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रहा है, वो इनहिबिट हो सके। तो कैप्टोप्रिल इज एसी इनहिबिटर। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, हार्ट फेलियर में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ ब्रोंकोडाइलेटर? नीचे दिया गया कौन सा ड्रग है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करता है? इकोस्पिरिन, रेनिडिन, साल्ब्यूटामॉल, या फिर डिजॉक्सिन? ब्रोंकोडाइलेटर ब्रोंकस को डायलेट करता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, साल्ब्यूटामॉल। तो साल्ब्यूटामॉल है ये क्या करता है? ब्रोंकस को, हमारे ब्रोंकस को रिलैक्स करता है, ब्रोंकस मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, डायलेट करता है। ठीक है, रिलैक्स करता है या डायलेट करता है एक ही बात है। तो ऐसी ड्रग जो कि ब्रोंकस को डायलेट करती है दैट इज साल्ब्यूटामॉल। ठीक है, साल्ब्यूटामॉल क्या है? हमारी सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, जैसे कि हमने अभी देखा था कुछ स्लाइड पहले। बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट है जिसका ब्रोंकस की मसल्स पे डायलेशन या फिर ब्रोंकस की मसल को रिलैक्सेशन कॉज करने का काम होता है। ब्रोंकोस्पाज्म में रिलीफ देता है। इसका मतलब एस्थमा में और सीओपीडी में यूज़ किया जाता है। वहीं अगर इकोस्प्रिन की बात की जाए तो एंटीप्लेटिलेट ड्रग है, रेनिटिडिन हमारी H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, और डिजॉक्सिन हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड है जिसको हार्ट फेल में यूज़ करते हैं। तो बचा क्या? साल्ब्यूटामॉल। क्वेश्चन नंबर 24, पार्किंसंस डिजीज इज लिंक्ड विद डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ? जो पार्किंसन डिजीज है उसको लिंक किया जाता है विद डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ। किसकी सिंथेसिस डिक्रीज होती है? फर्स्ट फिनाइल एलानिन, दूसरा एस्टाइल कोलिन, तीसरा एफेड्रीन, या फिर डी डोपामीन? तो पार्किंसंस डिजीज इज लिंक्ड विद डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ डोपामीन। देखो आपने पढ़ा होगा जब डोपामीन का लेवल कम होता है तो पार्किंसंस डिजीज होती है। पार्किंसंस डिजीज वो है जो हमारा ब्रेन और मोटर का जो कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत शेकी हैंड्स हमारे रहते हैं, हम स्टेबल नहीं रह सकते, हमारा जो मोटर मूवमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? डोपामीन का लेवल कम होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, ना ही एसिटाइल कोलिन, ना ही एफेड्रीन, ना ही फिनाइल एलानिन, लेकिन हाँ डोपामीन की वजह से पार्किंसन ज़रूर होगा क्योंकि डोपामीन का लेवल कम हो गया। और यहाँ पर आपको एक बात और याद रखने वाली है, डोपामीन का लेवल कम हो जाता है लेकिन एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है, इस वजह से पार्किंसंस डिजीज होती है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, 2 इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ एपोमॉर्फिन। 2 इम्पॉर्टेंट यूज पूछा गया है एपोमॉर्फिन का। फर्स्ट एनाल्जेसिक एंड एंटीटसिव, दूसरा एंटीस्पाज्मोडिक एंड एंटीएमेटिक, तीसरा एनाल्जेसिक एंड एंटीएमेटिक, या फिर डी एज एन एमेटिक एंड इन पार्किंसनिज्म।
चलो बताओ, एपोमॉर्फिन। तो 25th का आंसर है डी एज एन एमेटिक एंड इन पार्किंसनिज्म। जो एपोमॉर्फिन है उसका काम ना ही एनाल्जेसिक है, ना ही एंटीटसिव, ना ही एंटीस्पाज्मोटिक, ना ही एंटी एमेटिक, ठीक है, लेकिन ये एमेटिक की तरह काम करता है। ये वॉमिटिंग, नोजिया को इंड्यूस कराने के लिए मदद किया जाता है। पार्किंसनिज्म में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये डोपामीन रिसेप्टर D2 रिसेप्टर को बाइंड करते हैं, तो डोपामीन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो डोपामीन एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं हमारे कौन, एपोमॉर्फिन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपनी सीरीज़ को 25 क्वेश्चन के साथ। और अगर आपने फार्मेसीलिया की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है अब तक, तो लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसीलिया की लाइव क्लासेस को, फार्मेसीलिया की ऐप को डाउनलोड करने के बाद। और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए आपको ये 2 बुक रिकमेंड की जा रही हैं, आप मंगा लीजिए। MCQs की बुक है ये, ठीक है, जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप विज़िट नहीं करते हैं तो pharmacyindia.co.in को विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप को अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेशन हुआ है अभी, इसका PDF आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही मिलता है, ताकि आप इजीली पढ़ सकें, क्योंकि चीज़ें बार बार आप देख नहीं सकते हो, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होते हैं, वो सब आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिल जाता है। किसी भी तरीके का अपडेशन होगा वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ही मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टेक रेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।